बोलो जुबान केसरी। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने नरेंद्र मोदी को दी बधाई। कहा, भारत को तीसरी आर्थिक ताकत बनाएंगे पीएम। भिंड में कलेक्टर कार्यालय में जलगंगा संवर्धन की बैठक 16 जून तक चलेगा। जलगंगा संवर्धन अभियान, जल संरक्षण को लेकर लोगों को दी जा रही जानकारी। जबलपुर के गेहूं खरीद केंद्रों में गड़बड़ी का मामला। एसडीएम रुपेश ने गुणवत्ताहीन गेहूं खरीदने पर की कार्रवाई। महासमुंद में अवैध अतिक्रमण पर एनजीटी के तहत कार्रवाई। नगरीय प्रशासन ने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। नगर पंचायत अध्यक्ष समेत नगरवासी आक्रोशित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले बधाई और शुभकामनाएं दी। और इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी एनडीए के घटक दल के नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और भारत को और आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर वे तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। और साथ ही बता दें कि देश की आजादी के बाद पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार सत्ता में आएंगे। खासकर भारत को तीसरी आर्थिक ताकत बनाने के लिए और साथ ही विभिन्न प्रकार के विकास के सारे एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। जो मीटिंग हुई है, यशस्वी प्रधानमंत्री को नामित किया है और जिस उत्साह उमंग के साथ में कल की जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कल 9 तारीख भारत के इतिहास का एक नया दिन बनेगा। यह यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार एनडीए के घटक दल के नेता होने के नाते से भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं और जिस प्रकार का समय चल रहा है, भारत को और आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। और ये देश की आजादी के बाद पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार इतने अच्छे बहुमत के साथ में खासकर भारत को तीसरी आर्थिक ताकत बनाने के लिए और विभिन्न प्रकार के विकास के सारे एजेंडों को आगे बनाने के लिए दुनिया इसका इंतजार कर रही है और हम सब भी इंतजार कर रहे हैं। कल मैं पुनः अपने मित्रों के साथ यहाँ पूरे इस कार्यक्रम का साक्षी भी बनूंगा और इसमें उत्साह उमंग से शामिल भी हुआ। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को अग्रिम शुभकामनाएं। भिंड जिला कलेक्टर कार्यालय में सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर ने जलगंगा संवर्धन के संदर्भ में बैठक ली और जिसमें भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि यह अभियान 5 जून से 16 जून तक चलेगा और इस अभियान को गांव-गांव तक हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भिंड कलेक्टर ने एक प्रेस वार्ता ली और साथ ही जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि जल संग्रहण करने वाले स्रोत जैसे कुआं, तालाब, नदी या किसी के द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है तो प्रशासन के द्वारा खोजकर अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और पेड़ पौधे लगाकर जल संग्रहण करने वाले स्रोतों को सफल बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि यह अभियान सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान है और साथ ही इसलिए इसे आम आदमी तक पहुंचाया जाएगा। सरकार का ये महत्वाकांक्षी अभियान है जल संवर्धन गंगा अभियान, जो 5 जून से 16 जून तक संचालित है। इसको आम आदमी तक पहुंचाना जिससे कि ये जनता का अभियान बने, ना कि सरकारी अभियान। इसके लिए आप जो प्रेस है, जो कि जिसकी पहुंच प्रशासन से कहीं ज्यादा है, जो आम आदमी के घर घर तक पहुंचती है, उसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आम आदमी आगे आए और इस अभियान को अपना अभियान समझे। इस अभियान के अंतर्गत जल स्रोतों का संरक्षण, संवर्धन, वृक्षारोपण, जिससे कि हमारे जल की जो पारंपरिक स्रोत हैं, जो हमारी विरासत हैं, उनको हम सहेज कर रख सकें। इसमें आम जनता भागीदार बने, इसके लिए आज ये प्रेस वार्ता।
जबलपुर मझौली में गेहूं खरीदी केंद्रों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। विगत कई दिनों से चल रही जांच में अनेकों अनियमितताएं पाई गई हैं और साथ ही मझौली क्षेत्र में उमरिया डिरीहा के जय मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह और कापा खरीदी केंद्र का मामला सामने आया, जहां पर मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह के खरीदी में 1600 क्विंटल की गुणवत्ताहीन गेहूं वेयर हाउस में रख दी गई है, जो कि पूरी तरह से खराब पाई गई। और वहीं कापा समिति की 300 बोरी भी इस प्रकार गेहूं बता दें कि खराब पाई गई। और साथ ही ये मामला शांत नहीं होता तो जिस वक्त गुणवत्ताहीन गेहूं खरीदी जा रही थी उस समय ग्रेडर और सहकारिता के अधिकारी, फूड अधिकारी, नोडल अधिकारी, वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के अधिकारी और उस समय क्या कर रहे थे जिस समय पर गेहूं खरीदी हो रही थी। और इससे साफ लगता है कि यदि कोई सक्षम अधिकारी जांच ना करे तो खराब गेहूं को खरीदकर वेयर हाउस में रख दिया जाता है और जिससे शासन प्रशासन को नुकसान होता ही है और वहीं गेहूं खरीदी रेखा कार्ड के माध्यम से जनता को दिया जाता है। आखिर इन अधिकारियों के इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? वहीं शिकायत मिलने पर पहुंचे एसडीएम रुपेश सिंचाई द्वारा जब जांच की गई तो 1600 क्विंटल गेहूं गुणवत्ताहीन गेहूं पाई गई और साथ ही बता दें जिस पर एसडीएम ने जगदीश वेयर हाउस को सील कर दिया। अगली खबर शिवपुरी से है, जहां डीएफओ सुधांशु यादव को बदनाम करने के लिए किसी अज्ञात व्यक्ति ने बीती रात शहर के अलग अलग स्थानों पर पर्चे चिपका दिए और इन पर्चों में शिवपुरी डीएफओ को जंगल माफिया और खनन माफिया को संरक्षण देने वाला बताया गया और साथ ही डीएफओ को हटाने और साथ ही शिवपुरी को बचाने की बात लिखी गई। इस पूरे मामले को लेकर डीएफओ सुधांशु यादव ने एसपी को शिकायत दी और साथ ही जिसकी जांच एसपी अमन सिंह राठौड़ ने कोतवाली प्रभारी रोहित को सौंपे। और वहीं कोतवाली टीआई का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है और शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पर्चे चिपकाने वाले पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। एक लेखी आवेदन श्रीमान वन मंडल अधिकारी जिला शिवपुरी के कार्यालय से प्राप्त हुआ था, जो डिप्टी रेंजर थाने पर लेकर उपस्थित आए थे। उसमें डीएफओ साहब द्वारा एक लेखी आवेदन में लेकर बताया गया है कि कुछ जगहों पर पोस्टर A4 साइज के चिपकाए गए हैं एवं अनर्गल बातें उनके विषय में लिखी गई हैं, जिनके आधार पर प्रथम दृष्टया उन पोस्टरों को भी साथ में संलग्न किया गया। उनके स्क्रीन फोटो और स्क्रीनशॉटों को उनको साथ में संलग्न करके प्रथम दृष्टया 505(2) आईपीसी के तहत एफआईआर पंजीबद्ध अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ की गई है। सर, जो सीसीटीवी वगैरह भी लगे हुए हैं पुलिस के वाकई, तो उसके जरिए माध्यम से जानकारी मिली कि कौन है क्या? अभी एफआईआर कर ली गई है, पुलिस इसमें सभी एंगलों से जांच कर रही है। सीसीटीवी पूरे प्रदेश में जहां रेत माफिया और अवैध कब्जे की बात चलती थी, अवैध खनन भी इससे पीछे नहीं है। बता दें कि अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार मुरम का अवैध खनन चल रहा है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र पूरे तरीके से मुरम से लैस है और इस वजह से कई उद्योगपतियों की नजर यहां होती है। हमने खास जायजा लिया अभनपुर का और जहां पर ग्राम राखी के पास अवैध खनन चल रहा था और जिसमें कई सारी गाड़ियों को रोककर उनसे लाइसेंस की मांग की गई, परंतु उनका कहना है कि उन्हें कंपनी या ठेकेदार ने कोई भी लाइसेंस नहीं दिया है, साथ में रॉयल्टी का भी कोई पेपर किसी के पास नहीं है। ऐसे में जब अभनपुर के एसडीएम और तहसीलदार को शिकायत की तो तब कोई कार्रवाई वहां पर होती हुई नजर नहीं आई। कार्रवाई के नाम पर केवल आश्वासन दिया गया, लेकिन अवैध खनन अभी भी जारी है। जा सकता है कि अवैध खनन का मामला लगातार बढ़ रहा है। बात करें रेत की, मुरुम की या फिर अन्य जितनी भी चीजें होती हैं उनकी, तो देखा जा सकता है कि अवैध खनन जो है धीरे धीरे पूरे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर रायपुर राजधानी की बात करें तो रायपुर राजधानी से लगा हुआ अभनपुर और उसमें चंडी गांव के मोहदी में अभी हम खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये पूरा मुरुम का गढ़ नजर आता है। आपको बता दें कि यहाँ से जो है देखा जाता है कि सबसे ज्यादा मुरुम निकलती है और इसी वजह से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की भी नजर इसी एरिया पर पड़ती है। हाल ही
ही में ऐसा हुआ था कि पिछले महीने की 18 तारीख को इस जगह से जो है कई सारे हाइवा को जब्त किया गया था और अभनपुर थाना में लाया गया था। और आपको बता दें कि उन सभी ट्रकों में जो है यहाँ से मुरुम एक्सट्रैक्ट की गई थी उस एरिया में और वहां से जो है मुरुम लेकर के जब्त की गई थी। आपको बता दें कि कुछ गांव वाले ही थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। हालांकि जब हमने पंच सरपंच से बात की तो उनका ये कहना है कि उन्होंने खुद जो है खनन विभाग को प्रस्ताव दिया था कि इस जगह से जो है खनन करके जितना भी मुरुम है वो ले जाया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर दूसरा पक्ष देखा जाए तो देख सकते हैं कि जो गांव वाले हैं वो क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप किसी गांव में रहते हैं और गांव वाले ही विरोध करें कि अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है और उस खनन में कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है इसका भी जो है अभी तक पता नहीं चल पाया। हालांकि बात करें इस एरिया की तो देख सकते हैं कि काफी ज्यादा मुरुम जो है यहाँ पर नजर आ रही है। लगातार यहाँ पर खनन का काम जारी था। उस दिन जो है 18 तारीख को बताया जा रहा है कि रात को 8 से 7 बजे के बीच में जो है जब खनन चल रहा था तब गांव वालों ने विरोध किया। उसके बाद थाना में जो है इसकी जानकारी दी गई। फिर तहसीलदार भी जो है इसका संज्ञान लेते हुए पहुंची और अभनपुर थाना में बताया जा रहा है कि 6 से 7 गाड़ियां जो है वो वहां पर जो है खड़ी की गई। देखने वाली बात यह है कि ये जो अवैध खनन का मामला है वो क्या है और गांव वालों का इस पर पक्ष क्या है और इसमें देखा जाएगा कि तहसीलदार साथ ही में अभनपुर थाना की अगर बात करें तो ये क्या कुछ मामला है जो अवैध खनन का बताया जा रहा है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। नहीं, पंचायत से प्रस्ताव करके दिए थे हम लोग कि भैया खनिज विभाग वाले जो है ले जा सकते हैं इसे करके। अब वही 2-3 दिन बाद ये शायद पुलिस वगैरह आए। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो मेरे को मालूम नहीं, मगर गाड़ी वगैरह लेके थाना ले गए। कितनी गाड़ियां थी उसमें? ऐसे बताया कि 7 एक गाड़ी लेकर गए करके। मतलब कुछ गांव के लोगों ने ही विरोध किया? हाँ, गांव के लोगों ने विरोध किया कुछ। यहाँ पर जो खनन हो रहा है पंचायत द्वारा प्रस्ताव दी गई है, भारतमाला में पूरा माल जा रहा है और पूरा रॉयल्टी होकर ही जा रही है पूरी। नहीं, रॉयल्टी आप जाकर पता करिए, मिस्टर देव जी हैं वो पूरा रखे रहते हैं, बैठे रहते हैं ऐसे वो पूरा ही करते हैं। क्योंकि नंबर 1 में जा रहा है, ऐसे भी क्या भारतमाला में जाएगा, कितना क्यूबिक मीटर है क्या है कैसे, उसके आधार पर उनको देना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें नंबर 2 वाला रूल ही नहीं रहता, ऐसा टाइप का है। मतलब आपके द्वारा प्रस्ताव? हाँ, पंचायत प्रस्ताव होकर ही गया है वो, ऐसा एक भी ट्रिप ऐसा नहीं है, इस प्रकार से है वो। पास मिलता, मैं नया ये साइड पे आया हूँ। तो नहीं है आपके पास? नहीं, वो अभी सुपरवाइजर पास ये अथी पास है इसका, गाड़ी जा रही बेड में मुरू। आपके पास नहीं? नहीं, सुपरवाइजर पास है। अभी आपके पास नहीं, अभी नहीं है। रॉयल्टी कटता है, सुपरवाइजर सब रखता है, मिला है सरकारी सा। जी, यहाँ कम से कम 2-2.5 साल से चल रहा है यहाँ का माइनिंग जो है अवैध तरीके से। पंचायत की ओर से प्रस्ताव किया गया, कुछ तालाब वगैरह खोदने के लिए कुछ ये करके किया गया था। और उसमें आप कितना रॉयल्टी वगैरह निकालिए तालाब के नाम से, कुछ तालाब का शासकीय का कुछ रॉयल्टी खोदा जा रहा था। तो चलते उसके आसपास जितना भी घास जगह है उसको भी खोदना शुरू कर दिया, क्रमिक करके चलते रहा। तो ये है पूरा। और कुछ किसानों के नाम में जो ये है, किसानों के नाम में जो प्रस्ताव लेके ये करके इस तरह का जो ये है खोदने का, उसके आड़ में घास जमीन का भी खुदाई कर रहा है जो ये जो खोदने वाले माफिया लोग हैं। लगभग यहाँ 100 एकड़ के आसपास करीब खोदा गया है पूरा बिलभाटा में। लगातार काम चल रहा है? हाँ, लगभग ऐसा काम अभी जारी है पूरा, ये देख सकते हैं करके। शिकायत मैं किया था लंबे समय से, जिसके मैं कलेक्टर को भी किया था, माइनिंग ऑफिसर को किया था, एसडीएम को किया, तहसीलदार को किया और थाना प्रभारी को किया हूँ। क्या कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रिया? उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ये करके नहीं आई, सिर्फ लिपापोती करने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में सब है ये करके, इन नाली के आसपास जितना सब खोदा गया है ये पूरा सब घास में आता है और इधर भी घास पड़ेगा जो है आपका ये है इस तरह का जी। और मंत्रालय भी जो माइनिंग जो है, माइंस वगैरह मंत्रालय है, केंद्रीय मंत्रालय है और तमाम सचिवालय वगैरह उसमें दिया हूँ मैं। माइनिंग को लेकर चाहे प्रशासनिक अमला हो या माइनिंग डिपार्टमेंट हो, दोनों ही अभी कार्यवाही कर रहे हैं। कुछ मोर्चे पर जॉइंट भी किया जाता है, कुछ मोर्चे पर पृथक भी किया जाता है। तो हमारे तहसीलदारों ने और प्रशासनिक अमले ने भी स्वयं जाके कई जगह पे अभी विगत दिनों में कार्यवाही की है और आगे भी जो कार्यवाही जारी रहेगी। ये 2 जगहों पर अभी जो है तत्काल में कार्रवाई होगी क्योंकि माइनिंग अभी भी लगातार चल रही है। ये देखिए, अभी फिलहाल तो जैसे जैसे सूचना मिलती जा रही है हम लोग जाके कार्यवाही कर रहे हैं। और मोस्टली जो होता है ये लोग रात में ऑपरेट करते हैं, तो वैसे में रात में भी कई बार गश्त में निकलते हैं। तो जो भी गाड़ी मिलती है अवैध रूप से चलते हुए उस पर कार्रवाई करते हैं।
लगातार अवैध माइनिंग का काम जो है अभनपुर से लगे हुए जितने भी इलाके हैं उसमें देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि जब दूसरी जगह भी हम गए तो बता दें कि ग्राम राखी के पास भी हमने देखा कि अवैध माइनिंग जो है धड़ल्ले से चल रही है। अगर वहां पर जो गाड़ियां खनन हो रहा है और मटेरियल लेकर निकल रही है, जब उनसे पूछा जाता है तो ना ही उनके पास कागजात मिलते हैं, ना ही कोई परमिशन मिलती है, ना ही कोई रॉयल्टी मिलती है। और अगर लगातार हम देख सकते हैं कि अभनपुर में अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तहसीलदार के यहाँ भी हमने जो है इस चीज का संज्ञान दिया है, उसके साथ साथ एसडीएम को भी बताया, लेकिन तत्काल कार्यवाही करने के लिए कोई जो है यहाँ पर निष्पक्ष नजर नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि ये जो चीजें हैं लगातार संज्ञान में लाई जा रही है, धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो माइनिंग है वो तो धड़ल्ले से चल रही है। तो ऐसे में जब माइनिंग चल रही है तो माइनिंग अगर रुकेगी नहीं, जब कागजात नहीं होंगे, तो फिर किस तरीके की कार्यवाही की जरूरत यहाँ पर नजर आ रही है। और भी जगहों पर जब हम गए तब हमने देखा कि किस तरीके से जो है जितने भी इलाके थे उन्हें इतना ज्यादा जो है खोदा जा चुका था कि वहां पर बड़े बड़े तालाब बन चुके हैं, गड्ढे बन चुके हैं और देखा जा सकता है कि वहां पर प्रशासन जो है कोई भी कार्रवाई करता नहीं नजर आ रहा है। कलेक्टर से बात की जाती है, बड़े अधिकारियों से बात की जाती है, लेकिन कोई भी जो है एक्शन जो है तुरंत नहीं ले रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कार्रवाई कब होती है और ये जो अवैध माइनिंग का काम है वो कब तक थमता है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज। झाबुआ जिला अस्पताल की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पिछले 15 दिनों में पानी की किल्लत से मरीज और उनके परिजन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। पानी के अभाव में प्रतिदिन के कार्यों के लिए भी सुलभ शौचालय का रुख करना पड़ रहा है और स्थिति इतनी खराब है कि अस्पताल में पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है। मरीजों को बाजार से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। शौचालय पूरी तरह से गंदे पड़े हैं और पानी की समस्या का कोई निराकरण नहीं किया जा रहा। इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर एमएल मालवीय से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि अस्पताल में पानी की समस्या है, लेकिन हम उनका निराकरण करने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 4 बोरिंग पूरी तरह से सूख गए हैं। एक कुआं है जिसको हमने साफ करवाया है। पानी की कमी होने पर टैंकर से पानी की व्यवस्था भी की जाती है। बाहर चला रहे हैं, बाहर जा रहे सर। यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। कितने रुपए लेता हूँ? 10 रुपए देते एक का। पीने का पानी है कि नहीं? पीने का पानी भी नहीं है। पीने का पानी कहाँ से खरीद के लाते हैं क्या? कितने रुपए में मिलती बॉटल? पानी है, बीच बीच में पानी अभी गर्मियों के टाइम पे थोड़ा हमारी 1-2 बोरिंग है, उनमें पानी की कमी हो गई है, जिसकी वजह से उनको लगातार पानी नहीं मिल पाता है। जब पानी इकट्ठा होता है फिर चलाते हैं हम 1-2 घंटे जब मोटर चलती है, और ऐसे बीच बीच में रुकावट आती रहती है, पर पूर्ति कर रहे हैं हम। जहाँ अति आवश्यक है वहाँ टैंकर से भी डलवा रहे हैं। तो कोशिश पूरी की जा रही है कि पानी की कमी ना आए। बीच बीच में कभी कम पड़ जाता है तो फिर पूर्ति करते हैं। कुछ पेशेंट का कहना है कि करीबन 5-7 दिन से पानी नहीं आ रहा है, और शौचालय का भी हमने निरीक्षण करा तो वहाँ पूरे जाम पड़े हुए हैं, मतलब ऐसी हालत है। तो ये मतलब इसका ये है कि या तो आपको पूरी समस्या की जानकारी सही नहीं है। ऐसा नहीं है, शौचालय में भी पानी है, हम कोशिश कर रहे हैं पूरी सप्लाई करने की। हाँ, बीच बीच में कभी कम हो जाता है। अब लोग हैं, अगर शौचालय करके आ गए पानी नहीं डालते हैं तो वो तो उसमें दिखता है कि हाँ पानी नहीं, तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि पानी नहीं है जिसकी वजह से वो। कलेक्टर जन्मेजय मोहबे ने जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर मिल रही इलाज और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। कलेक्टर मोहबे ने निरीक्षण के दौरान कहा कि अस्पताल में संसाधनों का उपयोग करते हुए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बिजली समेत ऑक्सीजन की व्यवस्था 24 घंटे संचालित होनी चाहिए और साथ ही इसके लिए उन्होंने बेहतर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश अस्पताल प्रबंधन को दिए। और इस दौरान उन्होंने अस्पताल में आपातकालीन सेवाएं के संबंध में जानकारी ली और उन्होंने कहा कि मरीजों का वेंटिलेटर, ऑक्सीजन समेत डॉक्टरों की विशेष देखरेख में उपचार किया जाए। कलेक्टर जन्मेजय मोहबे ने जिला चिकित्सालय में निर्मित अत्याधुनिक आईसीयू और साथ ही एसएनसीयू का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित सीएम, एसएचओ और साथ ही सिविल सर्जन से चर्चा कर जानकारी प्राप्त की और आवश्यक निर्देश भी दिए।
बसना में नगरीय प्रशासन ने बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि नगर पंचायत सीएमओ ने एनजीटी गाइडलाइन के अनुसार श्री राम जानकी मंदिर तालाब किनारे बसे व्यावसायिक दुकानदारों व्यवसायियों को और 3 दिन पहले नोटिस जारी करके जगह खाली करने के निर्देश दिए थे और इसके बाद मलबा हटाने को दोबारा नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद जगह खाली किए जाने की समय सीमा समाप्त होने पर नगरीय प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को मुक्त करने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की, जिससे नगर पंचायत अध्यक्ष समेत पूरे नगरवासी आक्रोशित हैं। वहीं आपको बता दें कि एनजीटी के नियमानुसार तालाब किनारे मेंढ पर बनी दुकान और आवास निर्माण से जीव जंतु और बायोडायवर्सिटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तालाब एरिया अतिक्रमण के कारण छोटा पड़ रहा है, जिसके कारण भू जल स्तर और निस्तारी पर प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसी को देखते हुए नगरीय प्रशासन ने कार्रवाई की है। ये बुलडोजर की कार्रवाई जो है करवाई जा रही जबरदस्ती, कानून को नजरअंदाज करते हुए। कानूनी तौर पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पूरी बसना की पब्लिक जानती है कि ये 5 बिल्डिंग का हमने पुनः आवेदन हाई कोर्ट पर लगाया था और सभी लोगों को पता है कि 5 बिल्डिंग हमारी जो है 90% से ज्यादा स्थिति में खड़ी हुई थी। उसके बाद भी उन्होंने बदनीयती के साथ लेके और ऊपरी दबाव से, राजनीतिक दबाव से हमारे पास मतलब आकर उनको 10 बार निवेदन किए कि आप जो है गलत कर रहे करके, लेकिन हमारी बात को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने पोकलेन और 4 जेसीबी लाके मतलब जो गलत ढंग से हमारे जो निर्माण कार्य किए हुए थे उस पर मतलब जो बुलडोजर चला के कार्रवाई किए। और जितने भी मतलब जो है यहाँ पर बहाना ये बना के आया गया था कि आज मलमा उठाएंगे करके, लेकिन मलमा जो है सिर्फ धोखा था हमारे साथ। बिल्डिंग को उड़ाया है आज हमको धोखे में रख के, और लाख निवेदन करने के बाद भी पूरे पब्लिक के उन्होंने नहीं माना इस बात को और अपनी कार्रवाई को नहीं रोका। जब 4 बजे कलेक्टर साहब का आदेश आया हाई कोर्ट से सुनने के बाद, तब जाके उन्होंने मतलब जो थामा, नहीं तो अगर वो आदेश आज नहीं आता तो सचमुच ये जो है नस्ता नाबूद करने के पूरे फिराक में आए हुए थे। यहाँ पर 10 तारीख तक इस केस की सुनवाई होनी थी हाई कोर्ट से, जिसके चलते मुझे कोई जानकारी बिना दिए सीएमओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम के द्वारा सुबह 8 बजे से आकर मलबा उठाएंगे कहकर 4 जेसीबी लेकर पहुंचे और ताबड़तोड़ तोड़ना शुरू कर दिए। और उसके बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद उसकी संतुष्टि नहीं होने के बाद भी फिर उन्होंने पोकलेन मंगवा लिया और उन्होंने नस्ती करके पहले दे दिया बोल के बोला था, और आज नस्ती 10 तारीख तक उन्होंने रिपोर्ट मांगा था कोर्ट ने, तो उसका जवाब देने के लिए उन्होंने नस्ती करने के लिए, दिखाने के लिए आज जेसीबी और पोकलेन ला के यहाँ बुलडोजर लगा के पूरे मकानों को ध्वस्त करने के लिए लगे हुए थे, जिसकी कार्रवाई को हमने माननीय कोर्ट को भेजा। अपडेट करते करते फोटो वीडियो सब भेजे हैं, जिसकी अगुवाई में अभी 4 बजे माननीय अरविंद वर्मा जी के सुनवाई में 4 बजे उसके लिए वहां से आदेश हुआ है कलेक्टर महोदय को। कलेक्टर महोदय के द्वारा यहाँ तहसीलदार और सीएमओ को फोन किया गया है, तब उन्होंने यहाँ के कार्यक्रम को रोका है। पूर्व में कार्रवाई की हुई थी 23-24 तारीख को एनजीटी के गाइडलाइन के हिसाब से। राम जानकी तालाब के चारों ओर जो 31 दुकानें थी और कुछ लोगों के घर थे, उनको हमने नोटिस दिया था। उसकी जो कार्रवाई हुई थी उस दिन हमने तो सभी अतिक्रमणकारियों के घर खाली करा करके उनके घरों को डिसमेंटल कर दिए थे, किंतु उनका जो मलबा था वो हमने नहीं उठाया हुआ था। तो हमने आज उनको पुनः नोटिस दे करके, पूर्व में उनको नोटिस जारी कर दिया गया था कि आप अपने मलबे हटा लीजिए और आपके अगर कुछ आवश्यक सामग्री हो तो आप उनको हटा लीजिए, क्योंकि डेंजर हो सकता है कोई। दुर्ग पुलिस द्वारा नशे के कारोबारियों पर सतत कार्रवाई की जा रही है और पूर्व में जेल से रिहा आदतन नशे के कारोबारियों पर निगाह रखी जा रही है। शहर के प्रवेश और साथ ही निकास के रास्तों पर चेकिंग प्वाइंट लगाकर लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी दौरान वाहन चेकिंग के समय जामुल थाना क्षेत्रांतर्गत बोगदा पुल के पास नंदिनी की ओर से आते हुए टाटा मिनी ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया, जो वाहन का चालक वाहन को भगाने का प्रयास किया गया और साथ ही उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया और वाहन में चालक समेत 2 अन्य व्यक्ति बैठे हुए थे और मिले। बता दें कि पूछने पर अपना नाम घासीदास नगर निवासी सोनू डहरिया और साथ ही शिव कुमार टंडन एवं खिलावन यादव बताया। फिलहाल पुलिस तस्करों की हिरासत में लेकर जांच में जुट गई है।
अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां सरगुजा पुलिस की ओर से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त संदेहियों और आरोपियों पर लगातार सख्ती से कार्रवाई जारी है और इसी क्रम में पुलिस ने दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और बता दें कि प्रार्थिया में थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि लोहड़ा पानी और साथ ही थाना लैलूंगा और रायगढ़ निवासी युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद थाना गांधीनगर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। 9 जून से सीहोर कुबेरेश्वर धाम वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थान में शुरू हो रही है और कथा का समय दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा और जिसे सुनने के लिए दूर दराज से भक्त पहुंच रहे हैं और इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। हालांकि शुक्रवार को बारिश होने के कारण पंडाल लगाने की तैयारियां प्रभावित हो रही थी, जिसे अब पूरा कर लिया गया है और साथ ही यहां पर पहुंचने वाले भक्तों के लिए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 से 4 हजार श्रद्धालु एक दिन पूर्व शनिवार सुबह से ही पंडाल में आ चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या आप खाते पीते तो बहुत हैं पर आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है